नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी की नई टीम से मिले पीएम मोदी। सार्वजनिक जीवन के 25 साल कार्यक्रमों की रूपरेखा की गई फाइनल। पीएम ने युवाओं पर दिया खासा जोर। बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक में गाया गया वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण। ऐतिहासिक विरासत बचाने का प्रस्ताव पास। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एक और विवाद में फंसे राहुल गांधी। पुणे में छात्रों की गूंज से पहले जमकर हुआ बवाल। इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने का लगा आरोप। कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर। यूपी में चवन्नी छाप बयान पर मचा घमासान। अखिलेश के बयान से जाट समाज में बड़ी नाराजगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का पलटवार। मायावती ने भी सपा प्रमुख को घेरा। जयपुर में कॉकरोचों की जबरदस्त कुटाई पर भड़के अभिजीत दीप के। बोले, मैं खुद जाऊंगा जयपुर। स्कूल निरीक्षण मारपीट मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज। पुलिस ने जांच शुरू की। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी की नई टीम की बैठक में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में जारी इस बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों को संबोधित किया। बैठक का मुख्य एजेंडा पीएम के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरा होने पर देश भर में हो रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से वो लगातार सार्वजनिक पद पर बने हुए हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने करीब 13 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वो 12 साल से ज्यादा वक्त से पीएम के पद पर हैं और इस बैठक में पीएम मोदी ने देश के युवाओं पर खासा ध्यान देने की बात कही है। रासर, आज पीएम मोदी ने जिस तरह से जेनजी और युवाओं पर ज्यादा फोकस दिया है, तो इसके क्या है मायने? देखिए, इस वक्त तो पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि जेनजी ही हॉट टॉपिक है। ये हॉट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है, आपने भी बताया कि 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। जब से वो मुख्यमंत्री बने थे तब से प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल टेक सेवी रहे हैं। उस वक्त से ये खबरें आती थी कि सुबह में जब प्रधानमंत्री मोदी उठते हैं तो आईपैड पे वो खबरें पढ़ते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि नई टेक्नोलॉजी है, उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी को जुड़ना पड़ेगा या फिर उन लोगों को जुड़ना पड़ेगा, ये लोग आउटडेटेड हो गए, उनको शायद मोदी के बारे में पता नहीं है। और एक चीज और भी है, देखिए, जेनजी तो इंपॉर्टेंट है ही। इस बार जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। सारे मंत्रियों की एक रैंकिंग पेश की गई थी और उस रैंकिंग में यह था कि कौन सा मंत्री है वो सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, कितना पोस्ट करता है, कितना उसका एंगेजमेंट है, कितना लाइक है, और उस पर एक रैंकिंग बनाई गई थी। उसके अलावा जो विपक्षी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन पे भी नजर थी और यह बताया गया था कि कंपटीशन में क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर के बड़े सजग हैं कि जो नई जनरेशन है उसके साथ उनका और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का बिल्कुल सीधा संवाद होना चाहिए। इसलिए जो जेनजी वाला मुद्दा है उस पर तो प्रधानमंत्री का जोर है ही, और वो अपने कैबिनेट कोलिग्स को भी ये कह रहे हैं कि भाई आप लगातार उनके संपर्क में रहिए ताकि कोई संवादहीनता की स्थिति ना हो। लेकिन अब देखिए, 25 साल मोदी एट 25 जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के और भारत के प्रधानमंत्री तक प्रधानमंत्री मोदी का जो सफर रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने जा रही है। कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। भारत में ये इतिहास किसी का नहीं है। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2001 से लेकर आज तक, मतलब 25 साल हो गए ना, लगातार सत्ता में, कोई ऐसा नहीं रहा है। ये एक बड़ा ओकेजन है और देखिए इसमें कितनी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे कि 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। ये 30 साल के बाद ऐसा हुआ था, तो सेलिब्रेट करने वाली बात तो है ही। और उसके बाद 3 बार लगातार सरकार में होना, और बीच में देखिए 1-2 जो उपचुनाव हुए जिसमें रिजल्ट ठीक नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है। छोटी मोटी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, और अभी जो चैलेंज जेनजी का आया था जंतर मंतर पे, उसका प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा मुकाबला किया है, तो ये बहुत ही ये उम्मीद के अनुरूप ही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जेनजी के साथ संवाद पे जोर दिया और अपनी पार्टी को कहा कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है तो देखिए कम से कम 60% आबादी आपकी 35 से कम आयु के लोगों की है, तो उनके साथ संवाद होना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी पे जोर दिया। तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जेनजी के साथ अपने संवाद को और मजबूत बनाएगी और प्रधानमंत्री मोदी ने उसको और एक पुश दिया है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात वंदे मातरम पर बीजेपी के सख्त रुख की।
यूपी के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में आज मैराथन बैठकों का दौर चला। आज 3 चरणों में ये अहम बैठकें हुई, जिसका पहला चरण दोपहर 12 बजे तक चला, जिसमें नए पदाधिकारियों का परिचय हुआ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक में वंदे मातरम और जेन-ज़ी पर खासा चर्चा भी हुई। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चलाया। बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक में वंदे मातरम के सम्मान और इसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा को लेकर अहम प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में वंदे मातरम का फुल वर्जन यानी सभी स्टैंजा गाए गए और वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वही कर रही है जो कभी अंग्रेजों ने किया था, वो भी वंदे मातरम पूरा नहीं गाने देते थे। राज सर, आज बीजेपी राष्ट्रीय बैठक हुई और इस बैठक में 3 मतलब मैराथन बैठकें हुई, लेकिन जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर जो प्रस्ताव पास किया गया है, तो वो क्या संकेत है? देखिए, वंदे मातरम पे तो हम लोग आते हैं, लेकिन उसके पहले इसमें 2-3 चीजें, 3 मुख्य पॉइंट है जो कि आपको समझना पड़ेगा। ये जो आज बैठक हुई है, पहली बार नए पदाधिकारियों की बैठक हुई, 65 लोगों की टीम बनी है और इसमें खास क्या है कि इसमें तकरीबन 51-52 लोग ऐसे जो बिल्कुल नए चेहरे हैं। एक नई जनरेशन की तरफ भारतीय जनता पार्टी मूव कर रही है और अगर आप इसमें एवरेज एज देखेंगी तो 50 एवरेज एज है। 4 लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से कम है, करीब 15-16 लोग ऐसे हैं जो कि 40 से 50 के बीच में हैं और उस 60 के नीचे तो बहुत सारे लोग हैं। तो एक जनरेशनल चेंज इसमें आपको देखने को मिल रहा है, काफी नए लोग यहाँ पे आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए तैयार दिख रही है कि नई जनरेशन को मौका देना है। ये दूसरी पार्टियों में नहीं दिख रहा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी उम्र के हैं आप देख लीजिए। अभी राहुल गांधी है, वो तो कहते हैं कि भाई वो तो युवा है, जेन-ज़ी है, 56 साल का आदमी जेन-ज़ी है, मतलब जेन-ज़ी का डेफिनेशन बदल जाएगा, तो हम लोग सब लोग जेन-ज़ी में आ जाएंगे। ये तो अजीबोगरीब। आपने देखा होगा राहुल गांधी कैसे मिसगाइड कर रहे हैं। अभी मैंने एक विजुअल्स देखा कश्मीर में, वो एक महिला है, वो कह रही है हम तो जेन-ज़ी हैं और उसकी उम्र पता चलती है 43 साल की है। ये सब राहुल गांधी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में नए लोगों को मौका दे रही है। पहली चीज तो ये हो गई जो पदाधिकारियों की बैठक हुई। दूसरे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिटिकल स्टेज है। वो कैसे? एक तो प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल जो पूरे हुए हैं वो। दूसरे, इसके बाद देखिए अगले साल 3-4 राज्यों में क्रूशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है और गोवा है। ये स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश तो खास करके महत्वपूर्ण है। लेकिन यहीं से तैयारी शुरू हो जाएगी 2029 की, तो उसकी भी यहां पे चर्चा होगी और चर्चा हो रही है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। और देखिए जिस तरह से जनरल सेक्रेटरीज को इंक्लूड किया गया, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगा और वो फोकस रहेगा वहां पे। और आज की जो ये बैठक हुई नितिन नवीन की, उसमें इस पे भी एक खास फोकस रहा। और तीसरी बात, ये जो वंदे मातरम का जो इशू है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से इस जाल में फंस गई है। देखिए वंदे मातरम का ये जो नारा है, उसने हमारे पूरे जो स्वतंत्रता संग्राम को उससे इंस्पिरेशन मिला। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोगों ने अपनी जानें दे दी और इस वंदे मातरम का अपमान ये राहुल गांधी करते हैं, सोनिया गांधी करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस मुख्यालय पे किस तरह से सोनिया गांधी ने, उनको क्या कहा जाए, उन पर तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए। वंदे मातरम रोकने के लिए प्रयास कर रही है वो वंदे मातरम जिसका नारा लगाते हुए लोगों ने अपनी जान दे दी, गोलियां खाई। उस वंदे मातरम को रोकने की कोशिश सोनिया गांधी ने की। दूसरे, अब ये जो तर्क देते हैं कि ये 1937 में ये कांग्रेस में ये डिसीजन हुआ कि भाई 2 स्टेंजा ही गाना है। देखिए वंदे मातरम का 6 स्टेंजा है, 2 ही स्टेंजा गाया जाता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको 1937 में ले जाता हूं। 1937 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले तो कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने गांधी जी के विरोध के बावजूद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इस बात के पक्ष में थे कि पूरा वंदे मातरम गाया जाए, पूरा। गांधी जी को भी इस पे कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जो उस वक्त के जो मुस्लिम लीडरशिप थी उसको ऐतराज था। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा कि भाई ये ऐसी समस्या, आप मुझे बताइए कि क्या करना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा कि पहले 2 स्टेंजा को ही गाते हैं। और तब से ठीक है, कांग्रेस में ये परंपरा चल रही है। लेकिन वो दौर था जब ये जो कट्टरपंथी मुसलमान थे वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे। अब ये तर्क है कि भाई वो जो कट्टरपंथी मुसलमान थे तो पाकिस्तान चले गए। भाई जिनको बहुत एतराज था वो तो पाकिस्तान चले गए। अब आज जो यहाँ लोग बचे हैं उनमें से जो कट्टरपंथी, उनको आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? वो 6 के 6 स्टेंजा गाए जाने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, संबित पात्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया पंडित ओमकारेश्वर ठाकुर का। 1937 में जब सुभाष चंद्र बोस ने उनको कहा, वो उससे पहले भी कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम वही गाते थे,
तो ओमकारनाथ ठाकुर ने कहा कि मैं तभी गाऊंगा जब आप मुझे पूरा गाने देंगे, 6 स्टैंजा, तो उनको नहीं गाने दिया गया। तब से उन्होंने नहीं गाया। जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल ने कहा उनको 15 अगस्त को कि आप आकर के गाइए ऑल इंडिया रेडियो पे, तो उन्होंने शर्त रखी कि फिर से मैं 6 ही गाऊंगा, और सरदार पटेल ने उसकी इजाजत दी। सरदार पटेल ने इजाजत दी। अगर ये इतना कॉम्युनल होता तो क्या सरदार पटेल को कॉम्युनल कह रहे हैं? तो देखिए, ये एक मुद्दा है जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है, और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल मन बना लिया कि इनको छोड़ना नहीं है। इनका जो राष्ट्रद्रोह का शब्द शायद बहुत कड़ा होगा, लेकिन और क्या कहा जाए, वंदे मातरम से जिसको द्रोह है उसको राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। और कांग्रेस का जो ये चेहरा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज करने का पूरा मन बना लिया है, और आगे चल करके ये मुद्दा और भी गर्म होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए, कांग्रेस को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जी। और खबरों में अब बात विवादों में फंसे राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम खासतौर पर छात्रों के लिए ही आयोजित किया गया, जिसका मकसद शिक्षा, सुरक्षा, समानता, कंपटीशन, एग्जाम और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से सीधे संवाद है। लेकिन आज राहुल गांधी के पुणे पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम विवादों में घिर गया। कांग्रेस पर कार्यक्रम में भीड़ और सोशल मीडिया प्रचार के लिए इन्फ्लुएंसर को पैसे देने का आरोप लगा। वहीं कार्यक्रम से एक दिन पहले पुणे के COEP हॉस्टल में ABVP और NSUI से जुड़े लोगों के बीच झड़प और मारपीट हुई। एक वायरल वीडियो में बातचीत का हवाला देते हुए दावा किया गया कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 रुपए तक देने और यात्रा का खर्च उठाने की बात कही गई थी। हालांकि कांग्रेस ने आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं पुणे में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मारपीट को लेकर FIR दर्ज की गई है। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी और उनके कई टीम मेंबर एक बड़े विवाद में फंस गए। देखिए, राहुल गांधी का ये जो छात्रों की गूंज प्रोग्राम है शुरू से फ्लॉप रहा है। ये कोटा से शुरू करके ये प्रयागराज गए, उसके बाद फिर ये पुणे में कर रहे हैं। भाई बात ये है राहुल गांधी की, इस देश का युवा आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, और जो कहते हैं ना कि द शिप हैज सेल्ड, वो युवा आपकी तरफ नजर बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। और ऊपर में आपने एक और गलती कर दी, ये जो कॉकरोच आ गए, आपने उनको जिस तरह से आपने भी उनका मन बढ़ाया, अब तो वो कह रहे हैं कि हम लीडर हैं। आप देखिए जाकर के क्या ड्रामा कर रहे हैं, जयपुर में ड्रामा कर रहे हैं, बंगाल में ड्रामा कर रहे हैं, उधर महाराष्ट्र में अभिजीत दीपके ड्रामा कर रहा है। अब राहुल गांधी के सामने समस्या ये है कि उनके सामने कुछ नए लोग आ गए हैं जो इस प्लैंक को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ऐसे में क्या करेंगे? चूंकि राहुल गांधी के साथ युवा कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये पैसा दे दे करके लोगों को अपने इवेंट को अटेंड करने के लिए बुला रहे हैं। आप कह रही हैं आरोप लग रहा है, आरोप नहीं लग रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे विजुअल से कुछ लोगों ने एक्सपोज किया है। एक विजुअल में एक लड़की बता रही, इन्फ्लुएंसर है वो सोशल मीडिया, उसको पैसे देने की बात हो रही है कि आप 25,000 रुपए लीजिए, आप इवेंट को अटेंड कीजिए और उसके बाद आप उस पर आप सोशल मीडिया हैंडल पे आप वीडियो चलाइए। भाई ऐसे पैसा दे दे करके आप लोगों को बुलाइएगा, ये तो खरीदने की बात हो गई ना। ये कहते हैं वोट चोरी या इन्फ्लुएंसर को खरीदोगे आप, ये खरीद बिक्री का काम कर रहे हो। ये कोई नया आरोप नहीं है। चूंकि राहुल गांधी अब ये प्रयागराज गए थे, आपको पता है इन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, कोई नहीं आया वहां पे, हजारों की संख्या में लोग थे। ऐसी बेइज्जती हुई है राहुल गांधी की, लोग पहुंच नहीं रहे हैं। इन्फ्लुएंसर क्या, आम आदमी कोई नहीं जा रहा। अच्छा अभी खबर ही आ रही है, ABVP ने क्या कहा कि वहां पे 3 लड़कियों को जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि नहीं हम आएंगे। अरे भाई इसे जबरदस्ती तुम बुलाओगे क्या? फिर तो कल को किसी के घर में घुस जाओगे और बच्चों को पकड़ के उठा के ले जाओगे कि चलो राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाना। और ऐसा कोई नई चीज नहीं है। ये जो रागिनी नायक है, इनके ऊपर आरोप लगता रहा है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था कि 10,000 रुपए लेती थी वो राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। तो कांग्रेस में ये सब चलता रहता है। और ये आरोप लगाया था राधिका खेरा ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो कि कांग्रेस में रह चुकी हैं। तो कांग्रेस में ये कल्चर है, पैसा दे करके फोटो खिंचवाओ, पैसा दे करके इन्फ्लुएंसर्स को बुलाओ। लेकिन देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया, किसी को कोई फोन करता है और कुछ प्रलोभन दे रहा है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये कोई आरोप नहीं है, सोशल मीडिया पे इसके प्रमाण मिल रहे हैं कि राहुल गांधी पैसे दे करके और उनकी टीम पैसे दे करके इन्फ्लुएंसर्स को बुला रही है वहां पे। और जो पुणे में जो मामला हुआ है कि 3 लड़कियों पे दबाव दे करके उनसे रजिस्ट्रेशन करने को कहा जा रहा है, बहुत ही शर्मनाक है। इन लोगों को, जो लोग भी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। जी, और खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी की सियासत में चवन्नी पॉलिटिक्स पर घमासान शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के पुराने गठबंधन सहयोगियों पर दिए गए तंज के बाद जयंत चौधरी, बीजेपी और बीएसपी ने सपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव के चवन्नी को रुपया बनाने वाले बयान को लेकर जाट समाज भी नाराज है।
वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी में जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने आज पलटवार भी किया। उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि अगर चवन्नी कहना ही था तो मुझे कह देते, मेरा नाम लेकर कह देते, पूरे जाट समाज को क्यों कहा, जाट समाज को ABCD सिखाने की बात क्यों कही। इस बीच मायावती का समाजवादी पार्टी पर हमला सामने आया। बोली, चवन्नी से रुपया वाला बयान अमर्यादित, शर्मनाक और जाट समाज से अब अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव क्या चौतरफा घिर चुके हैं? देखिए, अखिलेश यादव चौतरफा घिर भी चुके हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उनकी हताशा बढ़ रही है। हताशा इसलिए बढ़ रही है कि कोई नया ग्रुप उनके साथ जुड़ नहीं रहा है। वो जो मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन है वो उसी पे खेल रहे हैं। एक तो अखिलेश यादव पूरी तरह से कंफ्यूज्ड आदमी लग रहे हैं। आपने देखा होगा ये जो PDA है उसमें उन्होंने कहा कि अब P से पंडित होता है। वो कभी कह देते हैं कि A से अल्पसंख्यक होता है, कभी कह देते हैं A से अगड़ा होता है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कोई क्लैरिटी नहीं है। भाई, नेता की क्लैरिटी नहीं है तो बाकी लोगों की क्या स्थिति रहेगी। अब जहां तक ये जयंत चौधरी वाली बात है, देखिए, इनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जाट समुदाय जो है बड़ा इमोशनल होता है। इस तरह की वो बात करेंगे, एक तो खैर ऐसे भी वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी का कुछ है नहीं, जो थोड़ा बहुत भी जो भी उनके सपोर्टर होंगे वो भी उनको छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि जयंत चौधरी के बारे में ऐसी बात कहना कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया, अरे भाई, खुद अपने दम पे तो आज तक कुछ कर नहीं पाए हो। अखिलेश यादव इज येट टू प्रूव हिमसेल्फ। उन्होंने अपने दम पे कोई चुनाव नहीं लड़ा है। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो आप याद कीजिए, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वो तो बाद में जबरदस्ती इनको बनवा दिया गया। चुनाव में तो यही लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव बनेंगे, उसके बाद तो सारे चुनाव हारते रहे। जहां तक 2024 की बात है, जो इनको 37 सीटें मिल गई, उसकी भी अलग कहानी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को मुद्दा बना करके और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स रही उसकी वजह से उनको इतनी सीटें मिल गई। अभी तक तो ये चुनाव जीते नहीं है। तो उसके बाद जयंत चौधरी के ऊपर ऐसी बात कहना कि हम चवन्नी को हमने रुपया बना दिया। देखिए, कोalition पॉलिटिक्स में और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनको अपने दम पे तो सत्ता मिलने से रही, उसके बाद अगर वो इस तरह से अपमान करेंगे तो इनके लिए बहुत बुरी स्थिति होगी। ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी तो उनको वोट देता नहीं है। अब मायावती का भी बयान आ गया है और मायावती ने उसमें कहा, एक और चीज जोड़ दिया है कि तो ब्राह्मणों का भी अपमान करते रहते हैं, अब जाटों का अपमान कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव इस तरह से चारों तरफ से घिर जाएंगे। वो इसलिए घिर जाएंगे क्योंकि देखिए, मैच्योरिटी भी नहीं है। वो ईर्ष्या इतनी ज्यादा है, उनको लगता है, एक होता है ना कि किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई तो वो जयंत चौधरी चला गया, तो आप ऐसे बोलिएगा क्या? राजनीति में ये सब नहीं होता है। हो सकता है कल को परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि जयंत आपके साथ आ जाए, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रिश्तों को इतना खराब करेंगे तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई आपके पास नहीं आ जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी की उम्मीद तो आप अखिलेश यादव से नहीं कर सकते ना। कभी भी इन लोगों का आउटलुक, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका आउटलुक बहुत ही संकीर्ण होता है। ये इनके इन प्रकार सत्ता प्राप्त करना है और अगर सत्ता के रास्ते में कोई अगर इनको बाधा दिख रहा है तो गाली गलौज शुरू कर देंगे। वो चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सबका वही हाल है। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की है, इससे जाट समाज इनसे और नाराज हो जाएगा और वो जो अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो बुरी तरह विफल होंगे। और खबरों के आखिर में बात मुश्किल में फंसे दीपके की। जयपुर की सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान हुए विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। CJP के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस FIR दर्ज की है। पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपों की जांच भी शुरू कर दी। इस बीच CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया है कि हमला करने वाले लोग घटना से एक रात पहले BJP विधायक कैलाश वर्मा के साथ मौजूद थे। रांका ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सवाल उठाया। वहीं BJP विधायक कैलाश वर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। उन्होंने CJP से सवाल किया, क्या वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रही है और बिना मामले की सच्चाई समझे राजनीति करने से बचने की नसीहत दी। दीपके ने भी इधर कह दिया है कि वो राजस्थान जाने वाले हैं, यानी दीपके अब राजस्थान आने की तैयारी में है। राज सर, जयपुर में जिस तरह से CJP कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, या कहें कि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, और अब दीपके भी इस पूरे कहें कि एक तरह से धमकी पर उतर आए हैं, कह रहे हैं कि मैं राजस्थान पहुंचने वाला हूं, तो ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा? देखिए, मामला तूल पकड़ेगा नहीं, मामला तूल पकड़ चुका है। उस स्कूल जहां पे ये वाकया हुआ उसकी भवन जर्जर स्थिति में आ गई थी, तो बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। मेक शिफ्ट जैसे होता है, वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, इस बीच में ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसके लिए सरकार ने पैसे भी दिए। भवन बनेगा, अभी नहीं बना है, और ये वहां राजनीति करने पहुंच जाते हैं। तो गांव में तो बड़ी स्थिति अलग होती है ना, जंतर मंतर थोड़े, वहां पे लोग सामने आएगा और इनकी हो गई कुटाई बढ़िया से। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि ये जब लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर इनकी ऐसे ही कुटाई होगी, एक रास्ता सेट हो गया है। दूसरी चीज आप देखिए, ये लोग जो धमकी दे रहे हैं, जो अभिजीत दीपके है, ऐसा ही काम वो महाराष्ट्र में कर रहा है। कहीं चला जा रहा है, महाराष्ट्र में एक स्कूल में वो रात में पहुंच गया
और बोला कि हाँ तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, और प्रिंसिपल को बुला लिया। अरे भाई, तो प्रिंसिपल का काम है स्ट्रीट लाइट लगाना, ये उसका काम है क्या? और दूसरे, तुम्हें ये किसने अधिकार दिया कि तुम बैठ करके प्रिंसिपल को बुला करके तुम उसको बेइज्जत करो? तुम कोई अधिकारी हो, डीएम हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, क्या हो? कुछ नहीं हो। ऊपर से कहता है कि महाराष्ट्र का जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। भाई तुम हो कौन? इसीलिए लोग ये कहते हैं, एक वर्ग का यह मानना है कि जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए इनकी मांगे मान ली। अच्छा, क्यों मानी? देखिए, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वहां तकरीबन 3000 ऐसे लोग थे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और 92 तो बड़े ही खतरनाक हिस्ट्री शीटर्स है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि चलो 10-15% ही सही, वहां कुछ तो छात्र हैं तो उनकी बात रख ली जाए ताकि उनको लगे कि भाई उनकी बात भी सुनी जा रही है। लेकिन इन दी हाइंडसाइट कुछ लोगों का यह मानना है कि शायद ये बहुत बड़ी गलती हो गई। इनकी मांग मान लेने से इनका मन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये लोग अपने आप को इंटाइटल समझने लगे। हम कुछ भी कर सकते हैं, अरे 48 घंटे में ये करो वरना हम बैठ जाएंगे धरने पे। ये क्या है बात भाई? आप डराने की कोशिश कर रहे हो। और अगर ऐसी हरकत करोगे तो याद रखो कि आशुतोष रंका के साथ क्या हुआ है। जैसी कुटाई उनकी हुई है वहां पे, वो पूरे देश में यही होगा। राजनीति करने की जरूरत, ये कहते हैं एक तरफ की हम राजनीति नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि तो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के थे। ये आपको कैसे पता है भाई? अच्छा, दूसरे, जंतर मंतर से ये लोग कहां जा रहे हैं? राजस्थान जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। भाई बगल में पंजाब है, पहले वहां भी तो चले जाओ। जहां तुम्हारे गुरु अरविंद केजरीवाल की सरकार है वहां भी तो जाकर के दिखाओ। और कर्नाटक जाओ, तेलंगाना जाओ, झारखंड चले जाओ। नहीं, वहां नहीं जाना है। देखिए, चुन चुन करके इन लोगों को उन राज्यों में जाना है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि इन्हें एक पिच तैयार करना है, एक माहौल बनाना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कैसे? योगेंद्र यादव ने जो 2024 में कहा था कि भाई हमने तो किसान आंदोलन के माध्यम से मोदी सरकार के खिलाफ पिच बना के दिया इनको, अब ये खेल ही नहीं पाए तो हम क्या करें। यही पिच बनाने की कोशिश ये अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका और इनकी पूरी गैंग कर रही है। वही ये कोशिश है, लेकिन देश के लोग अब इसको समझ गए हैं। आशुतोष रंका की जैसी कुटाई हुई है, आगे भी इन लोगों के साथ वही सलूक होगा और दीपके को अपने पजामे में रहना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, ये अब ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहिए। 48 घंटे का अल्टीमेटम देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, और ज्यादा ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो रंका के साथ हुआ है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।